Hello everyone, welcome back to Learn with SP YouTube platform, and today we are going to do solutions class 12 chemistry one shot, and let us begin with our चैप्टर। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सॉल्यूशंस की डेफिनेशन के बारे में। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हमें पता है इसमें कोई भी बाउंड्री ना हो, सब प्रॉपरली मिक्स हो। जैसे हम दूध और चीनी को मिक्स करते हैं, पानी और चीनी को मिक्स करते हैं, वो क्या बन जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। उसमें कुछ हमें लेयर्स नहीं नजर आती है। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा। अब एक ही सब्सटेंस का तो क्या ही सॉल्यूशन बनेगा, है ना? टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied within limits, जिसकी composition हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कई लोग पीते हैं चाय में थोड़ी सी चीनी पीते हैं, कई ज्यादा पीते हैं, वैसे उसकी composition बदल देते हैं ना, वैसे ही whose composition can be varied within limits। varied यानी बदली जा सके, limits within limits। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर की एक छोटी सी डेफिनेशन करें। तो होमोजेनियस मिक्सचर का HM लिखते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का, होमोजेनियस मिक्सचर यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। कॉम्पोजिशन, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेम हो अगर वो मिक्स की जाए। अब चाय में ऐसा तो नहीं होता ना, आधी चाय फीकी लगती है, आधी चाय मीठी लगती है, नहीं, सब सेम होता है। वैसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड मिक्सचर थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर। प्रॉपर्टी सेम होती है, कॉम्पोजिशन सेम रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, इस चैप्टर में अब सोल्यूशन है। सोल्यूशन कब बनता है? जब जो सॉल्वेंट होता है ना वो लिक्विड हो। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, सॉल्वेंट हमारे पास हमेशा लिक्विड होगा, और जो सोल्यूट है, सोल्यूट यानी जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट यानी जो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब वो देखो, हम चाय बनाते हैं तो उसमें पहले पानी में हम क्या डालते हैं, जैसे चीनी डालते हैं, तो पानी क्या हो गया हमारे पास, एक सॉल्वेंट हो गया, और चीनी बस क्या होगी, सोल्यूट। यानी सोल्यूट हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड। अब चाय के अंदर हम सॉलिड भी डालते हैं, लिक्विड भी डालते हैं, गैस नहीं डालते, बट हम ये भी, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस को जब ऐड करते हैं तो सब क्या कहते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन यानी जिसमें दो, बाय यानी दो दो चीजें हो, ठीक है। और इसके आगे सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, solution in which water is a solvent, solution in which water is solvent, H2O is solvent, ठीक है। H2O उसमें क्या होता है? solvent होता है, ठीक है। अब हमारे पास आगे 9 फॉर्म्स है जिससे हम मिक्स कर सकते हैं दो चीजों को, जैसे 9 फॉर्म्स, ठीक है। इसको मैं याद करने का आसान तरीका भी बता दूंगी। जैसे आप यहाँ पे सोल्यूट है, यहाँ पर सॉल्वेंट, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम जब मिक्स करते हैं एस सॉलिड को सॉलिड ऐसे, मतलब सारे लिख देंगे, लिक्विड को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में, पहले मैं सारे लिख देती हूँ, फिर हम मैं करवा दूँगी। अब सॉलिड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड, नाउ यहाँ पे गैस, गैस एंड गैस। ये याद आसान करने का तरीका है। ये एक साइड आप लिख एस एल जी, थ्री टाइप ऐसे लिख लीजिए, दूसरी साइड एस एस एल एल जी। तो अभी आपको एग्जांपल याद रखनी पड़ती है ना, ऐसे वैसे याद करना मुश्किल है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद करिए। ऐसे एस एल जी लिखना है, ऐसे 3 बार, यहाँ पे 3 टाइम्स एस एल एंड जी। अब यहाँ पे भी एक शॉर्ट फॉर्म है, ए जे ए एस टी सी डी डब्ल्यू ए। जब मैंने 12th पास की है अभी लास्ट ईयर, तो फिर मैंने ऐसी मतलब लर्न किया था ये सब कुछ। तो ए से यहाँ पे एलोइस, एलोइस कोई भी ब्रोंज वगैरह, यहाँ पे जेली या फिर अमलगम, जो हम लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हैं। ये अब वन शॉट है तो मैं एक एक का मतलब नहीं समझा रही हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट पे पूछिए, कोई बात नहीं। शुगर इन H2O, जब हम लिक्विड को सॉलिड में करते हैं तो भी हमने देखा चाय वगैरह, ठीक है, तो वो तो याद हो जाएगा। इथेनॉल इन H2O, लिक्विड को लिक्विड में शराब वगैरह चलते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, डस्ट इन एयर, जब डस्ट इन एयर क्या होता है, सॉलिड इन गैस एयर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वेपर्स हो गया, और गैस इन गैस क्या हो जाएगा, एयर खुद ही हो जाएगी, ठीक है, इन एयर। अब आगे आ जाती है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी हो जाती है हमारे पास? दो हो जाती है, एक मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये पिछले साल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 इन क्लास 11th, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहीं पे मैं लिख देती हूँ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
मोलैरिटी का मतलब इसे हम एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, ठीक है। अब मोलैरिटी को भी हमने डेफिनेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कई बार आ जाता है कि डेफिनेशन बताओ, तो हम ये लिख देते हैं डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी खत्म हो सकती है वीडियो पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, जैसे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिसॉल्व पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन लीटर्स, यहाँ पे लीटर्स होना चाहिए, मिली लीटर्स वगैरह आ जाए तो वो काउंट नहीं करेंगे। ये इसका वे है लर्न करने का, आप इसे ऐसे ही लर्न करिए हर वक्त। आपको अगर आपसे पूछ ले कि डेफिनेशन, तो आप उसके साथ ये भी जरूर लिख रहे हैं। वैसे इतना आसान क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, मोल पर लीटर, क्योंकि सीबीएसई में इतने आसान क्वेश्चन शायद ही डालते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही नंबर ऑफ, ये बस थोड़ा सा इससे अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर जो है बिल्कुल सेम है, डिसॉल्व पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉलिड, यानी ये मास में ले लेते हैं, 1000 ग्राम्स ऑफ, 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात, यहाँ पे सॉल्वेंट, यानी जो ज्यादा अमाउंट में है। यहाँ पे पूरी चाय की बात होगी, यहाँ पे सिर्फ पानी की प्रोडक्ट की बात होगी। तो स्मॉल एम से लिखते हैं, एन सोल्यूट ऊपर सेम है, नीचे क्या आ जाएगा, वी सोल्यूशन, सॉरी एम सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजीज। 1000 ग्राम में क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। तो इन केजीज। अब एक, अब इसका वैसे ही लिख देंगे, ऊपर मोल है नीचे क्या केजी आ गया, तो मोल इसका लिख देंगे मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर केजी, ठीक है। तो इन दोनों की यूनिट्स अलग है, एक जो चीज में लग है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हो जाता है ना, जैसे पानी, पानी, अब किसी टेम्परेचर पे बर्फ होता है, किसी पे पानी, तो किसी पे भाप बन जाता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यहाँ पे सॉल्वेंट, ये जो मास लेते हैं ना, उसका मास चेंज नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है कि मास चेंज नहीं होता, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये हमारा आ गया डिसाइड कंसंट्रेशन टर्म्स। आगे हमारे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये अब तक जो हमने पढ़ा है ये हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, फिर भी रिपीट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी है कंपोनेंट्स, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स, एक्स के साथ, ठीक है। अगर हमने तीन ऐसे अलग अलग हो तो उसके नीचे ए एक्स बी एक्स सी ऐसे लिखते हैं, वैसे यूजली उसे एक्स के साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर हम किसी के निकालना है, लाइक एक्स ए निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, लाइक कैसे लिख देंगे, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, नीचे टोटल बाय टोटल मोल, जितने एक एक सब्सटेंस के मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पे एक्स बी बोल देते तो हम यहाँ पे एन बी लिख देते, सी होता तो आप लिख देते, ठीक है। वैसे नीचे से चेंज होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और एक और बात सबसे जरूरी, जब हम सभी मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं, जितने भी एक सोल्यूशन में है, तो उसका सम क्या आता है, वन। जरूरी नहीं कि तीन हो तब वन आता है, अगर दो होते, हमारे पास पानी के अंदर चाय हो, पानी के अंदर चीनी होती, तो उसको हम करते हैं ऐसे, तो उसका भी वन आता है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स। और अब आगे हमारे पास थोड़ी न्यू क्वेश्चंस, न्यू सॉल्युबिलिटीज का नया जो टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो अब है हमारे पास solubility, solubility of gases and solids in solution, gases and solids in liquids, okay? अभी मैं बात किया ना कि इस चैप्टर में हम लिक्विड्स के अंदर सब डिजॉल्व करके देखेंगे ना, तो इसमें अब वही हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पुरानी डेफिनेशन हम कर लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, solution which contains maximum amount of, which contains maximum amount of solute
which dissolves in given solvent at a particular time, in given solvent at a particular time, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्स अमाउंट आ चुकी है। जैसे मान लो अब इसके अंदर हमने पानी है, इसके अंदर चीनी डाली, तो मान लो 18 ग्राम चीनी है, इसके आगे हम जो डालेंगे वो मिक्स नहीं होगी, तो ये कैसा सोल्यूशन बन गया हमारे पास, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और अगर हमारे पास आ जाए अनसेचुरेटेड सोल्यूशन यानी इसमें भी हम और डाल सकते हैं, तो जैसे अभी हम इसमें 18 ग्राम डाल सकते हैं, तो अब इसमें 10 ग्राम ही डालेंगे बस, तो हमें पता लग गया सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट आ चुकी है, इसके बाद हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होगा। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन इसमें अभी थोड़ा सा जैसे कम है, 10 ग्राम है, तो हमें अभी इसमें 8 ग्राम और मिला सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हमने इसमें ऑलरेडी 20 ग्राम डाल दिया है, तो 2 ग्राम तो वैसे ही इसमें मिक्स नहीं हो रहा, तो इसके अंदर एक्सेस अमाउंट डल चुका है, 20 ग्राम आ चुका है, 2 ग्राम एक्सेस आ चुका है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम इसमें 18 ग्राम मिक्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर इसमें हमें और ज्यादा डालना है तो हमें या फिर तो सॉल्वेंट इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर तो उसे हीट अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इन सॉलिड, गैसेस एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड था। अब हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये भी सेम ही है, इस टॉपिक के अंदर ही आ रहा है, तो हम करते हैं डिसोल्यूशन का मतलब जब व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू लिक्विड सॉल्वेंट, जब कोई सॉलिड सॉल्यूट एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो होता है ना, कीप्स ऑन, जो ये सॉल्यूट है जो हम इसमें ऐड करते हैं उसकी कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज होती रहती है, वो मिक्स होता रहता है, ठीक है। और जब हम क्रिस्टलाइज, इसका ही ऑपोजिट क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसमें, जब हम कोई भी जैसे लिक्विड है उसमें कोई भी जो दो सब्सटेंस जो पहले हम यहाँ पे मिक्स किए थे वो आपस में जुड़ जाते हैं और वैसे ही क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होता है ना, ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों, ये सब इक्विलिब्रियम यानी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमने पढ़ा है पिछले साल इक्विलिब्रियम के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वैसे सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे मैं पूरा मतलब नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है, तो जितना सोल्यूशन डाइसोल्यूट हो रहा होता है, जितना सोल्यूट डाइसोल्यूट हो रहा होता है एक सॉल्वेंट में, उतने इसके क्रिस्टल फॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब ये चलता रहता है, जैसे डिसोल्यूशन होता है वैसे क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है, वैसे ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी यही सब हो रहा था, जैसे हम उसे डिसॉल्व कर देते हैं ना, तो वैसे ही जो बाकी वो डिसॉल्व तो हो जाता है, जो बाकी होते हैं वो कोलाइड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे फॉर्म क्या, एक बड़ा वैसी क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में होती है ना, वो सेम रहती है, कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रिमेन्स सेम। इसके बाद हमारे पास अगर हमें पूछना है सॉलिबिलिटी की, आप डेफिनेशन बताएं, तो सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, अभी हम नोट कर लेते हैं। सॉलिबिलिटी मतलब solubility of substance at given temperature is defined as amount of solute, sorry, amount of solute that dissolves कितना amount of solute dissolve करता है, 100 grams of dissolves in 100 grams यानी 0.1 kg of solvent to form saturated solution, जितना अमाउंट हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल सकते हैं, मतलब जितना, जिस अमाउंट जिससे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उसके उससे क्या प्रूव होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी का हमें पता लगता है, ठीक है। और इसको जो कैसे डिफाइन करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इसके क्या है, यूनिट है, सॉल्युबिलिटी के यूनिट सेम है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, अभी सॉलिड की बात चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी की बात चल रही थी। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, factors affecting factors affecting solubility of solids in liquids,
तीन फैक्टर्स होते हैं। उसके पहले एक और बात है, वो पढ़ लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस आ जाता है, ठीक है जी। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एक्सोथर्मिक में, तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाती है, सॉल्युबिलिटी को मैं सोल्यू ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो वो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। बट एंडो में दोनों टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, या फिर डिक्रीज हो तो डिक्रीज करती है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में दोनों सेम होते हैं। तो तीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड, टेम्परेचर। और थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये हमारी फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहले जो हमने किया था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, solute and solvent. Solvent dissolves in those liquid which has similar intermolecular forces. जैसे सेम फोर्सेस होते हैं ना जिसमें, तो उसमें वो डिजोल्व करना ज्यादा पसंद करते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक, डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पोलर जो सब्सटेंस होते हैं वो पोलर में पसंद करते हैं डिजोल्व होना, और जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर में होते हैं। अब देखो, जैसे आयनिक आयनिक या पोलर दोनों एक ही बात है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने ही लोगों, जैसे हम हिंदू लोग हिंदू लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम लोगों के साथ ही उसकी सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि हिंदू लोग मुस्लिम सोसाइटी में जाके रहने लगे, घर ले ले, तो मतलब अपनी ही सोसाइटी में अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना पसंद होता है। जैसे हम कोई बाहर जाता है, मतलब माइग्रेशन करता है, तो वहां जाके रहता है, पंजाब से ज्यादातर लोग जाते हैं, जैसे वहां पर क्या करते हैं, अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, ताकि उन्हें ये होता है कि पंजाब से आए, ये हमारे जैसे लोग हैं। वैसे ही जो पोलर होता है ना, वो पोलर को डिजोल्व करता है, पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे एग्जाम्पल लो, NaCl। NaCl जो होता है वो एक पोलर सब्सटेंस है, H2O भी एक पोलर है, तो इसके अंदर ज्यादा मिक्स होता है शुगर से। शुगर से ज्यादा क्या जल्दी मिक्स होता है, NaCl डिजोल्व होता है। ये तो हमें पता ही है आज नॉर्मल लाइफ में। और अगर हम नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन की बात करें, नेफ्थलीन की बात करें, नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं ना मेरे घर पर, वो पानी में अगर डिजोल्व होती होती, जैसे हम रखते हैं अपने वॉश वॉश बेसिन में, अगर वो पानी में डिजोल्व होती होती तो एक ही थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती। पर नहीं, वो नहीं होती, क्योंकि नेफ्थलीन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, वाटर इज H2O इज नॉन, H2O इज पोलर एंड नेफ्थलीन इज नॉन पोलर। तो नेफ्थलीन किसमें डिजोल्व होना ज्यादा पसंद करता है, बेंजीन के अंदर। बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। सबसे इसमें तीन टाइप की वेरिएशन है, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएशन होते हैं इसमें। सबसे पहले, ठीक है, जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, इंक्रीज। अभी हमने किया ना, सोल्यूबिलिटी के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस हुआ हमारे पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले ले तो NaNO2, NaNO3, KNO3 एंड KCl, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन, ये सेकंड टाइप ऑफ वेरिएशन, जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो और ये टेम्परेचर घट रहा हो, ठीक है। तो डिक्रीज है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी घट रही है, टेम्परेचर तो लो, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी जब घटती है और टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, ये हमने कहाँ पढ़ा है कि इनवर्स वेरिएशन हो रही है ना इनकी, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, डाइसोल्यूशन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं, Li2SO4 और Ce2SO4 फ्लैक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। थर्ड में हमारे पास आ जाता है सोल्युबिलिटी शोज इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब इसमें क्या होता है, ना ही एंड तो दोनों बिहेवियर शो करता है, पहले ही इंक्रीज करता है फिर एकदम से डिक्रीज कर जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं Na2SO4 की, ठीक है। 32.8 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज करता है, पर यहाँ इसकी शार्प पॉइंट आता है और ये बिल्कुल डिक्रीज करने लग जाता है सोलिबिलिटी और टेम्परेचर ग्राफ में, ठीक है। तो
Solubility increases up to certain limit and then decreases. Solubility curves are not continuous. Shows sharp break. यहाँ पे sharp break आया ना, ठीक है? तो temperature corresponding to ये वाला जो temperature है, the temperature corresponding to sharp break is called transition temperature. ठीक है? ये transition कर देता है ना उसकी transition temperature, चेंज कर देता है सबको, ठीक है? और इसकी एग्जांपल है Na2SO4 और कोई इसमें एग्जांपल नहीं है, बस Na2SO4 यूज लेते हैं। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप खुद ही देखो, सॉल्यूट और सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है? जो लिक्विड होता है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, पर जो सॉलिड होता है वो बिल्कुल ही इनकम्प्रेसिबल है, तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आगे हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हेनरीज लॉ आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसमें भी वैसे ही तीन आ जाते हैं आगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस आएगा ना यहाँ पे, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इफेक्ट ऑफ इन लिक्विड्स। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन गैसेस में क्या होगी, अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a fixed amount of dissolved in fixed volume of liquid to form saturated solution at given temperature. Saturated solution, उसमें हमने पीछे पढ़ा था सॉल्यूट, यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे गैस है। फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है? इसके हम वैसे आ जाते हैं फैक्टर। सबसे पहला नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट में क्या आ जाता है, मोर सॉल्युबल गैसेस कौन सी होती है, मोर सॉल्युबल गैसेस कौन सी होती है, जो केमिकली रिएक्ट करती हैं, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट। जैसे आप देख लो, अब H2O2 मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह, ये वाटर में डिजोल्व नहीं करता, तो ये इसमें सॉल्युबल नहीं है, तो ये केमिकली रिएक्ट भी नहीं करता, तो ये सॉल्युबल भी नहीं है। बट ये इथाइल अल्कोहल बहुत अच्छी तरह से केमिकली रिएक्ट करता है, मतलब इसमें सॉल्युबल है, ठीक है? तो इसका यही मेन है, जितना ज्यादा सॉल्युबल, जितना ज्यादा वो केमिकली रिएक्ट करेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अब वाटर में NH3 और HCl ज्यादा रिएक्ट करते हैं और सॉल्युबल भी ज्यादा होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें तो ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसका कोई खास बड़ा नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है ना वो डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज जब हम टेम्परेचर कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, जब सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली वेरिएशन है इन दोनों की। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे आप देख ही लो, मैंने ये कैसे लर्न किया था मुझे पता नहीं है सही है भी या नहीं, मैंने ऐसे लर्न किया, जब हम चाय बनाते हैं, चाय इज माई मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है? तो हम चाय बनाते हैं, देखो उसके अंदर पानी डालते हैं, तो पानी में से हवा निकलती है, जैसे जैसे टेम्परेचर, हवा नहीं मतलब वो वाटर वेपर, स्टीम होती है, स्टीम एक प्रकार की क्या है, गैस है, तो गैस निकलने लग जाता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे उसमें से गैस निकल जाती है, ठीक है? तो सोलिबिलिटी उसमें कम हो जाती है गैस की, तो मैंने इसे ऐसे याद रखा था, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब आता है ग्रेट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द ग्रेट हेनरीज लॉ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ, बिलीव मी, ये अक्सर आता है एग्जाम, इसकी एप्लीकेशन तो मेरी एग्जाम में बहुत बार आई है, लाइक यूनिट टेस्ट में या फिर ईयरली टेस्ट में, हाफ ईयरली टेस्ट में, ठीक है? तो इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। सबसे पहले तो इसका ये है, ठीक है? सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है ना, गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। पर अब हेनरीज लॉ करना है, पूरी इसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो हेनरीज लॉ में लिखते हैं, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, ये क्या रिलेशन देता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर का रिलेशन देता है इन दोनों का, ठीक है? दिस लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ गैस डिसॉल्व, जितना भी मास डिसॉल्व होता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, per unit volume of solvent at constant temperature. Let me write first and then I'll describe it. Okay.
constant temperature is directly proportional, proportional का साइन है, to pressure of gas in equilibrium with the solution. pressure of gas in equilibrium, ये पूरा जो equilibrium वगैरह ये आपको जरूरी बीच में नोट करना है, ठीक है, with the solution. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी आपको लिखते हैं। एम मासिव गैस डिसॉल्व क्या बराबर आएगा प्रेशर के। क्या कह रहे हैं, जितना भी मास ऑफ गैस डिसॉल्व होता है पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मास डिसॉल्व होता है किसके प्रोपोर्शन होता है, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन अबव लिक्विड सरफेस। जैसे यहाँ पे ये होते हैं ना कई इवेपोरेटिंग लिक्विड्स, तो यहाँ लिक्विड सरफेस के ऊपर ऊपर जो ये प्रेशर होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मास ऑफ गैस जितना इसमें पर यूनिट वॉल्यूम डिसॉल्व्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ जाता है हेनरीज लॉ, ठीक है। इसका और भी एक फॉर्मूला है, वो भी आपको कई बार मतलब हमें नोट करना ही होता है उसका, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट KHP, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इससे इसका भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बिलीव में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यू ऑफ के किस पे डिपेंड करती है। मेरे मतलब एग्जाम्स में तो आया था, वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड्स ऑन सबसे पहले टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये तो इन दोनों का तो बहुत ही कड़ा बॉन्ड है, ठीक है, ये तो आता है, पूछ लेते काफी बार, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास इसके आगे जो है वो क्या आ जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस होते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब इसके ऊपर जो क्या प्रेशर, मतलब ऊपर जो इसका इवेपोरेट होकर गैस आ जाती है उसे हम क्या कह देते हैं जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, अबव द सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये क्या आएगा, के डैश पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये के डैश होता है ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं ऐसे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू पी बाई के एच, ठीक है। और क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू के एच एक्स। ये भी बहुत काम आता है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मैं इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर रही हूँ, ये जस्ट एक वन शॉट है, तो इसमें आपको सिर्फ यही मेन थ्योरी मिलेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर तो वैसे भी बेस्ड ऑन सो मेनी न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी बोथ, ठीक है। इसका अभी बहुत इंपॉर्टेंट आना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पीएच आपको पूछ रहे हैं तो क्या आ जाता है, बार आ जाता है, एट और एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे पास ये भी आ जाता है एक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू के एच, जो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूसरे की, तो आ जाता है, ठीक है। अब एक और बात, एक्स जब इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एक और मोर एक्स होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, पर ये एक दूसरे के इन प्रोपोर्शनल है, मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो लेस के एच होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये दोनों सॉल्युबिलिटी, जैसे एक्स इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैसे सॉल्युबिलिटी भी के एच की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और पर जब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में सब कुछ उल्टा है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो केएच भी इंक्रीज करता है, पर एक्स उसमें क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का तो बहुत ही बॉन्ड ही बहुत है, हर जगह टेम्परेचर और केएच की ही बात होती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ केएच में हमने पढ़ लिया, ये भी आपसे याद रखें किस पे डिपेंड करती है, ये भी पूछ लेते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशंस, या फिर एप्लीकेशंस और डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है हनीश लो। जैसे एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना, ये हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आप ऐसे नोट कर लीजिए। एक्वेटिक लाइफ आर कंफर्टेबल, एक्वेटिक लाइफ आर एक्वेटिक लाइफ आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर। इसका मैं भी बता देती हूँ क्यों। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे इसकी डेफिनेशन मतलब इसका लिख लेंगे पार्ट, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा ना प्रेशर और सॉरी टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ solubility ऑफ गैस।
तो एक्वेटिक लाइफ आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है हॉट वाटर होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करते हैं मतलब O2 कम हो जाता है, उन्हें सांस लेने में मतलब हम ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, कोल्ड वाटर में रहना पसंद होता है। ठीक है, तो हम इसकी आगे डेफिनेशन मतलब थ्योरी लिख लेते हैं क्या है। एक्वेटिक लाइफ आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये है तो आप इसे एक्सप्लेन करो या फिर आगे वाई लिख देते हो। ठीक है, तो हम लिख देंगे बिकॉज इन वार्म वाटर, because in warm water solubility of O2 reduces। बस इतना से लिखते हैं ना हमने, solubility of O2 reduces। ये ऑल्सो ये जो एक और रीजन है ये क्यों वो जो गर्मियां होती हैं तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है तो लोअर लेवल पे रहती है, क्योंकि अपर पार्ट जो होता है ना धूप के कारण हॉट होता है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कोल्ड रहता है, तो वो एक्वेटिक लाइफ नीचे रहना पसंद करती है। ये एक और इसका है, हमसे पूछ लेते हैं कि एक्वेटिक लाइफ लिव्स एट लोअर लेवल इन समर एंड स्टेज अवे फ्रॉम सरफेस, व्हाई? तो यही रीजन है। ठीक है, यही रीजन है उसके लिए भी। ठीक है, तो आगे हमारे पास आ जाती है इसकी लिमिटेशन ऑफ हैंडलिज्म। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ये भी 5 है हमारे पास, इसको भी आप लर्न कर लें। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल एन में, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल को मैं एन में लिख रही हूँ। नॉट एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज हाई, वेरी हाई। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है ना, ये कोई एप्लीकेबल इसकी ये अप्लाई नहीं हो सकता। नॉट एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो, बहुत कम टेम्परेचर में भी यूज नहीं कर सकता। फेल्स, फेल कर जाता है कब? इफ गैस इज हाईली सॉल्युबल, इफ गैस इज हाईली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है तो इसका कोई काम नहीं रहता। ठीक है, फेल्स इफ गैस इज, इफ गैस डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, मतलब वो टूट उसके नए नए मॉलिक्यूल्स बना लेती है, जैसे मान लो HCl और पानी को वैसे लाइक हमने किया, इसके साथ रिएक्ट किया, अलग अलग ये सब चीजें अलग हो गई, मान लो कुछ और बन गया, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया, इसके साथ, ऐसे अलग अलग चीजें बन गई तो सारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, बिखर गया, उन्होंने नए मॉलिक्यूल्स बना लिए, तो ये सब काम नहीं करेगा। डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी हमारे आएगा, डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स। आगे आ जाता है फेज गैस केमिकली रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, केमिकली रिएक्ट कर जाती है, केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारी क्या है, लिमिटेशन है। आगे कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, इसकी 3 एप्लीकेशंस होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डीप सी डाइविंग और हाई एल्टिट्यूड रूट्स। मतलब मेन तो यही है और बहुत लाइक जो बुक्स होती है उसमें मिल जाती हैं। और ठीक है, सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड में पूरा भी आप थ्योरी लिख लो, सिर्फ बोल के बता रही हूँ। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग बना सकते हो इसकी। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कैसे होता है, जैसे solubility of CO2 is increased by filling soft drink bottles at high pressure। जैसे हम बॉटल्स होते हैं ना हमारे पास, कोई भी कोक वगैरह की 2 लीटर बॉटल्स आप मान लो, तो उसके अंदर जो CO2 होता है ना बहुत ही हाई प्रेशर पे इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो solubility of CO2 इसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, पर जब इसे ओपन कर देते हैं तो उसमें प्रेशर हट जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो आवाज आती है ना CO2 वो बाहर निकल जाती है, प्रेशर कम हो गया, CO2 डिजॉल्व, सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो गई। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है इसमें, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो लिक्विड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज कर देती है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है डीप सी डाइव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप सी डाइव, देखिए पहले जो लोग थे ना, जैसे डाइव करने नीचे जाते थे, है ना, जैसे गंदे से गंदे बना देते हैं हम। ठीक है, जैसे डाइव करने नीचे गए तो पंप्स लेते थे ना, उसके अंदर नाइट्रोजन फिल होती थी, नाइट्रोजन और O2। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिल्ड होती थी, फिल्ड विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो समर में जब सी के नीचे जाते थे, मतलब सी में जाते थे, तो जब वो सरफेस पे पहुंचते थे ना तो N2 जो होती थी ना, तो सॉरी, जब वो नीचे आते तो N2 उनके ब्लड में आके डिजोल्व हो जाती थी, वेन्स में क्या डिजोल्व कर जाती थी। पर जब वो वापस सरफेस पे आते थे तो N2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो वेन्स को टीयर अप करके ऐसे बाहर आ जाती, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह होती थी, नोज ब्लीडिंग होती थी। और इसके कारण क्या होता था, हेडेक वगैरह होने बहुत ही पेनफुल होती थी, और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या कर देती थी, ब्लॉक कर देती थी। इसके कारण क्या होता था, बर्स्टिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी हो जाती थी। तो इसलिए ये बहुत ही फ्लॉप प्लान था। इसके बाद
इसके अलावा हमने एक नया प्लान लिया जिसमें हमने क्या मिक्स किया, He। एक और बात, जो ये ऐसे प्रॉब्लम है इसे हम क्या कहते हैं, बेंड्स, ठीक है। हमने हीलियम मिक्स करना शुरू किया, हीलियम के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, बेंड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल रिड्यूस होगी और वो आराम से हमारी बॉडी में से निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा आ जाता है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे हमें सफोकेशन टाइप होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा हेडेक होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे O2 हम पर कम पहुंचती है। क्यों? तो हम एरोप्लेन में जाते हैं, वैसे हम जो नहीं गए हैं, लाइक मेरे जैसे, हमने देखा है ना, जैसे प्लेन्स में, मूवीज में, क्यों ऐसे वो पंप लगाते हैं अपने फेस पर, ठीक है। तो वो O2 ही उसमें से होता है। क्यों वो पंप्स लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड ज्यादा होता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर, एल्टीट्यूड ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड हमारी बॉडी में से डिक्रीज कर जाता है। इससे कारण क्या हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और एनोर्जिया भी हो जाता है। ब्रेन डैमेज एंड एनोर्जिया और एनोक्सिया, ठीक है। एक और भी है इसका, लीड्स टू इनएबिलिटी टू थिंक, इनएबिलिटी टू थिंक, ठीक है। बस यही इसकी क्या है, एप्लीकेशन। हेनरी लॉ हमारा हो चुका है खत्म। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रॉल्स लॉ आ जाता है, और उसके जो आगे थ्योरम्स वगैरह, थ्योरम्स नहीं, उसके फॉर्मूलाज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो हम देख लें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि जो इसके अंदर हमने मिक्स किया सब्सटेंस, से वाटर है, वाटर जैसे हम चाय ही बनाते हैं, तो वैसे वाटर आके यहाँ पे इससे इकट्ठा हो जाता है। लिड होती है, वहां पे भी वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, वेपर बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। कंडेंस कर जाना मतलब यही, जो वेपर है दोबारा इसके अंदर चले जाना। वेपर प्रेशर के बारे में अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर अगले पेज पे बच्चा से करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैंने नहीं लिखी। इक्विलिब्रियम में कंडेंसेशन इवेपोरेशन क्या होगा कि इक्वल हो जाती है, ठीक है। फैक्टर क्या होगा, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड हो जाएगा फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा आ जाएगा जी टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर। If liquid have strong intermolecular forces, then it will be less volatile and have lower vapor pressure and vice versa. अगर लिक्विड उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है तो वो लेस वोलेटाइल होगा, मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। उसके फोर्सेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है। टेम्परेचर में इफ इंक्रीज द टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज इंक्रीजेस, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। देखो जैसे हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो ऊपर ऐसे आ जाता है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना, तो इसलिए ऊपर आ पाता है। तो टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसमें से जो गैसेस है वो रिलीज होती हैं, बाहर को जाती हैं, तो ये इसकी क्या है, फैक्टर्स है। अब हमारे पास आ जाता है जी रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ की पूरा अब हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम लिक्विड में ही लिक्विड मिक्स करते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल भी की थी, इथेनॉल इन वाटर, है ना। वही आगे इसका पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या आता है, रॉल्स लॉ होता है। रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ, सब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर ही डाल्टन्स लॉ आता है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ में क्या कहता है, सबसे पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जब हम टू वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड यानी जो इवेपोरेट करते हो, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास रॉल्स लॉ आता है। अब रॉल्स लॉ में क्या कहता है कि pressure of a substance in a solution is equal to pressure of pure substance। जो प्योर, वैसा जैसे चीनी की जो प्योर चीनी नहीं हम ले सकते, जैसे इथेनॉल का हम देखना है, जैसे पानी में मिक्स किया तो उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट इन प्योर। अगर हम अकेला इथेनॉल रख लें तो उसका वेपर प्रेशर इनटू एक्स ए, उसका मोल फ्रैक्शन। और हम हमें पानी का पूछ रहे तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। मतलब अगर हमें वेपर प्रेशर देखना है एक सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का, उस किसकी इक्वल आएगा, उसी सब्सटेंस का प्योर वेपर प्रेशर, जब वो प्योर होता है उसके अंदर कुछ मिक्स होता है, वो वेपर प्रेशर इनटू एक्स बी, जितना हमने उसमें मिक्स किया, जितना मोल फ्रैक्शन है उसका, ठीक है। इसका हम कैसे लिखेंगे, एट गिवन टेम्परेचर, मतलब इसकी हमें ऐसे भी लिखना पड़ता है ना पूरी थ्योरी में, ऐसे तो हम सीधा लिख सकते हैं, उसके नीचे हमेशा लिखेंगे एट गिवन टेम्परेचर for a solution for a solution
ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल यानी जो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, मीन टू से इवेपोरेट कर जाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर and vapor pressure of each component in solution is equal to product of vapor pressure ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो मैंने बातें बोली हैं ये वही मैं बस नोट कर रही हूँ, तो मैं इसे रिपीट नहीं कर रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ। ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ठीक है, ये हमारा क्या है, रॉल्स लॉ। ठीक है, अब हमें पूछे कि टोटल वेपर प्रेशर बताओ, तो पीटी यानी टोटल वेपर प्रेशर, तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, इथेनॉल के वेपर प्रेशर को इन सोल्यूशन और वाटर का वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। देखो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो हम फिल करते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। वैसे तो यही ओरिजिनल है, पर आगे हम इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस, ये आ जाता है जैसे एमसीक्यूज में। ठीक है, तो इसमें मैं करवा रही हूँ पी बी नॉट एक्स ए। अब यहाँ से एक्स से कॉमन है जाएंगे, पी टी इज इक्वल टू एक्स से कॉमन पी ए नॉट माइनस पी बी प्लस पी बी नॉट। ठीक है, डाल्टन लॉ का मतलब जी क्या आ जाता है, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। डाल्टन लॉ पी ए इज इक्वल टू पी टी और वाई। अब आप पूछोगे वाई ए का मतलब जो मोल फ्रैक्शन जो हवा में उड़ रहे जो पार्टिकल्स है इनका मोल फ्रैक्शन, ए यानी इथेनॉल का। ठीक है, तो इथेनॉल या वाटर जो भी हम लेट करते हैं, तो पी बी इज इक्वल टू पी टी वाई बी। अब वैसे पी टी ऐसे भी आ जाता है, पी ए बाय वाई ए इज इक्वल टू पी टी, मतलब ऐसे भी हम पीटी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी चीजें गिवन है तो। ठीक है, यही था हमारा डाल्टन लॉ। आगे आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जब सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स होता है उसके वेपर प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं, वीपी यानी वेपर प्रेशर। ठीक है, देखो अब हमने स्टोन्स मिक्स कर दिए पानी में, कोई फर्क नहीं है स्टोन्स का पानी से, मतलब कोई मिक्स नहीं होंगे वो, तो क्या होता है, पीबी तो है ही नहीं, पीबी इज इक्वल टू क्या है जी, 0 है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, स्टोन्स भी कभी उड़ते हैं नहीं उड़ते। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स एक्स ए। पर ये है इसके अंदर, तो इसे उड़ने में थोड़ी मुश्किल आएगी, उड़ने में मतलब पानी को वोलेटाइल बनने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। ठीक है, तो पी ए को हम लिख सकते हैं पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है, पी ए बाय पी ए नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बी। क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, यही सेम हम आगे यही पढ़ने वाले हैं, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये हमारी क्या आ जाती है, ये आ जाती है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जैसे कि एग्जांपल ले लो, NaCl इन वाटर, यूरिया इन वाटर, शुगर इन वाटर। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर आ जाता है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। पूरे वेपर प्रेशर का जो क्या सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे पानी उड़ेगा, जो पूरा वेपर प्रेशर वो इसी पे डिपेंड करेगा, स्टोन्स पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वो रिक्वायरमेंट डालेगा ना तो उससे वेपर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ओबेज रोल्स लॉ। ठीक है, जो रोल्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, ओबेज रोल्स लॉ। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, सारी एंटायर रेंज ऑफ जितने भी कंसंट्रेशन है उसमें ये रोल्स लॉ को ओबे करता है। और उसमें जो ए बी बी बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे ये ए बॉन्ड है और ये बी बी बॉन्ड है, इनको तोड़ना या जोड़ना इज इक्वल टू ए बी। मतलब इनको तोड़ेंगे तो भी इतनी एनर्जी, इनको तोड़ेंगे तो भी इतनी एनर्जी, इनको मिक्स करने में जितनी एनर्जी लगेगी, इन दोनों को मिक्स करने में जितनी एनर्जी लगेगी ना वो सेम में
इसकी एनर्जी लगेगी। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम बनता है इनका। ठीक है, नॉर्मल सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनता है इनका, जो जैसे वैसी रॉल्स लॉ की तरह वैसी सेम टू सेम सब आता है। मतलब सबसे प्यारे प्राणी हैं। ठीक है, कोई इनको लेना देना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करते, जैसे वो कहेंगे पिछले वाले वैसे ही सेम टू सेम बन जाते हैं। तो पीटी इसका वैसे पी ए प्लस पी बी आ जाता है। ठीक है, इसमें जो डेल्टा एच यानी हीट चेंज और मिक्सिंग, जितना हीट चेंज होता है ना, कोई हीट चेंज नहीं होता, क्योंकि ये प्यारे बच्चे हैं कि उनको कुछ नहीं है, उससे आराम से बन जाते। तो इसमें हीट चेंज क्या होता है, जीरो होता है। और वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग, वॉल्यूम जो बदलता है वो भी इसमें कोई नहीं बदलता, तो वॉल्यूम चेंज भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे बेंजीन एंड टोलिन, ये आ जाते हैं काफी, बेंजीन एंड टोलिन, ये मैं आपको करवा देती हूँ। एग्जाम्पल्स आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हर वक्त मतलब इन एग्जाम्पल्स की बात की जाती है। एन हेक्सेन, ठीक है, एंड एन हेप्टेन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नोट कर देते, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड ब्रोमो। इसका ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, वो ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, उसी से ही वो भी काफी बार आ जाता है। अब ग्राफ क्या है इसका, इस साइड मोल वेपर प्रेशर और इधर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी एक्स। ठीक है, तो इधर एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। दिस साइड एक्स बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 0। तो देखो, जो पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, जो अगर यहाँ पे देखें तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि ये वन शॉट है, तो आप इसे ऐसे ही लर्न कर लें, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये आइडियल सोल्यूशन का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, आगे मेरे पास आ जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टॉपिक है हमारे पूरे चैप्टर में से। नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसका जो आइडियल और नॉन आइडियल का जो ये डिफरेंस है ना, वो काफी आ जाते हैं। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है ना, बस उसी में जैसे डेफिनेशन शुरू की ना, पहले इसकी बात कर लेंगे, रोल्स लॉ बेक करता है नहीं, फिर इसकी, फिर डेल्टा एच, डेल्टा वी, एग्जाम्पल्स, ग्राफ, ऐसी आपसे बस कर देना। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर ले तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो टाइप के सोल्यूशन आ जाते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। और ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी एक्स ए, ठीक है, ओबे नहीं करते। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी और पी ए नॉट एक्स ए। सिमिलरली फॉर बी एंड पी टी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इसमें दो टाइप के सोल्यूशन आ जाते हैं, एक आ जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एक आ जाती है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे, पॉजिटिव डेविएशन, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ, और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शोइंग रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्स लॉ। ठीक है, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसमें, अब पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप ऐसे रहो याद, जैसे डेल्टा वी भी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पी ए नॉट, पी ए जो होता है ना, ऐसे बड़ा होता है, मतलब इंक्रीज बड़ा होता है जीरो से इसमें सब कुछ। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस साइड देखें तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें सब कुछ उल्टा, डेल्टा एच छोटा होता है जीरो से, डेल्टा वी भी छोटा होता है, मतलब इसका उल्टा क्या है, नेगेटिव डेविएशन, पी ए नॉट एक्स वी। अब इसके एग्जांपल्स कर ले तो इसमें आ जाएगा इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे 4-5 एग्जांपल्स है, मैं दोनों की लिखवा देती हूँ। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इधर आ जाता है। ठीक है, इधर आ जाता है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। फिर बेंजीन एंड एसीटोन, बेंजीन एंड एसीटोन, CCl4 एंड CHCl3, और इधर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती है जैसे, प्लीज डोंट गो ऑन माई राइटिंग, इट बिकम्स सो बैड व्हेन आई राइट फास्टली। डाइथाइल ईथर, आप जस्ट कंटेंट पे देखिए, ठीक है। डाइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। अब आपको इन दोनों का जो ये क्या बन गया जी, इसका अब आपको पूछ ले पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन का डिफरेंस बताए, तो ये आप ऐसे डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है जी। बस इतनी सी बात है। अब हम एक चीज रहेगी इन दोनों का ग्राफ। ग्राफ में जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाया था ना, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे जैसे ये आइडियल सॉल्यूशन दोनों का, इधर वीपी, इधर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वीपी, और इधर नीचे मोल फ्रैक्शन। वैसे ही पी ए इज, सॉरी, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, वैसे इधर सब वैसे ही लिख लेना है। और जो ये लाइंस फॉर्म होगी ना, पी ए पी बी, सॉरी यहाँ आएगा ये, यहाँ नहीं, और ऐसे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो ये यहाँ पे हम डॉटेड लाइन ऐसे यूज कर सकते हैं, और ये ऊपर को सब उठ जाएगा, क्योंकि प्रेशर मतलब ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन करें ना तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे बी ए पी बी, यहाँ पे मैं जस्ट बता रही हूँ, मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रही, सॉरी फॉर दैट। पर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेशक, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है तो सब कुछ क्या हो जाएगा जी, नीचे को हो जाएगा। बस ये हमारे ग्राफ्स आ गए, पर लिखना आपको यहाँ पे सब कुछ है जो मैंने पिछले आइडियल सोल्यूशन में लिखवाया था, ठीक है। ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महान टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सीधा पॉइंट पे बात करेंगे, कोई मैं इसमें इधर उधर की बात नहीं करने वाली, सीधा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेन जो यूज होते हैं, मेन जो डेफिनेशन आती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, इथेनॉल वाटर के लिए वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, the Colgate properties मत बना देना इसे, the properties of solution depends on your nature, on your number of solute। यहाँ पे नंबर पे डिपेंड करता है, ये नहीं देखता, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जैसे लॉ, इंडियन लॉ की तरह, ठीक है। ये सेक्युलर है, मतलब ये देखता नहीं दूसरों का धर्म कौन सा, वैसे ये नहीं देखता ये NaCl है, ये इथेनॉल महंगा है, ये सस्ता इथेनॉल है, ठीक है। ये जस्ट देखता है कितना क्वांटिटी आ रहा है हमारे पास, बस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only on number of solute particles, सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, और कोई लेना देना नहीं है। इसे क्या कहते हैं जी, बट नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, ये भी लिख देते हैं, बट नॉट ऑन, ये भी याद रहना चाहिए, नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। तो इसे क्या कहते हैं जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसे हम याद करते हैं रीडू से, रेडो, रीडो जो भी कह लो, रेड ओ कह लो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रेडो में ऐसे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पीछे हमने पढ़ा था ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये वही है। उसके बाद आ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद डी से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ठीक है। हमारे पास 4 है। सबसे पहले की बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले रिलेटिव में पूरा लिख रही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैसे मिक्स है सब्सटेंसेस, पीबी क्या होता है इसमें, इज इक्वल टू 0 है, पी ए किसकी इक्वल है, एक्स पी ए नॉट एक्स ए के। इसकी जगह क्या फिल कर देना है, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स भी फिल कर दो, ठीक है। पी ए, ये एक्सप्रेशन है, इसका पूछ लेते हैं एक्सप्रेशन बताइए, तो आप ऐसे लिख देंगे, पी ए बाय पी ए नॉट हो जाएगा, इधर -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स पी,
वैसे ही जो मैंने पीछे किया था सेम, 1 माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि चेंज कर दिया ना, माइनस था इधर तो ये बदल दिया दोनों को, तो ये आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट एक्स बी। एक्स बी क्या होता है जी, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। कई बार ज्यादा मतलब बड़ा हो ना मोल फ्रैक्शन, जैसे एन ऐसे किया हमने, एन ए बाई एन बी, एन ए प्लस एन बी। अगर ये बहुत ही ज्यादा छोटा है ना, तो आप इसे क्या मान लो, आप ये बहुत ही ज्यादा छोटा, तो हम इसे एन ए बाई एन बी भी मान लेते हैं, लाइक 0.000 मान लेते हैं। तो हम इसे ऐसे नहीं करते कि यहाँ पे प्लस करेंगे, नहीं जी, अगर वो जल्दी कट हो रहा है तो ऐसे भी मान लेते हैं। तो ये मतलब क्या आ गया जी, इसका एक्सप्रेशन आ गया। इसमें और कुछ नहीं है, इसके 2-4 आपको क्वेश्चन कर लेना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी पहले आप फॉलो करना, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन है ना वो करना, फिर बाद में रेफरेंस बुक्स पे आना, क्योंकि अगर आप पहले रेफरेंस बुक्स उठा लेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि इतना मुश्किल चैप्टर है, ठीक है। पहले पहले चैप्टर मुश्किल लगेगा, बट बिलीव मी पूरे 12th स्टैंडर्ड का सबसे आसान यही है। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसको बीट करते हैं। कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जब हम लाइक आलू बॉईल करते हैं, एक आप बाउल ले लिए ऐसे, आप दोनों बर्नर के नीचे आपने रख दी, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें आपने आलू रख दिए, पोटैटोस दो, ठीक है। इसे बॉईल होने में कम टाइम लगता है, इसे बॉईल होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होगा, अगर हम नॉर्मल प्योर लेते हैं सब्सटेंस तो उसे बॉईल होने में कम टाइम लगता है, बट अगर हम ले लेते हैं पोटैटोज या फिर उसके अंदर कुछ डाल देते हैं, उसके टेम्परेचर को ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास इसकी बन जाती है एक इक्वेशन, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एन। इसको सभी को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। अब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है ये डेल्टा टी बी, बी यानी बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो डेल्टा टी बी यानी ये है प्योर टी बी नॉट, और ये है इम्प्योर यानी नॉर्मल टी बी। अब ये टी बी होता है इससे बड़ा होता है, तो डिफरेंस कैसे आएगा, टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। ऐसे क्या आ जाता है इसका डेल्टा टी बी। के बी क्या होता है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। मोलर, इसे हम क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, नॉर्मल इसका आ जाता है मोलर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसे एक और नाम से कह देते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये इसको कह देते हैं एम फॉर मोलैलिटी, remember m for molality, short m, so this is molality, ठीक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम की आप इसमें वैल्यू फिल कर लीजिए, यही इसका क्या है, एक ही है पूरे बॉइलिंग पॉइंट का, बस यही है, और कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। जैसे लिखे होते ना आप, ये इसको ऐसे घुमा फिर आके बता दिया, नहीं, आप इसी में अपनी वैल्यू फिल करिए, दैट्स इट। के बी वाटर इज वेरी फेमस, it is like Deepika Padukone in Bollywood industry. Okay, so KB is equal to KB of H2 is equal to 0.52. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया जी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको बुक्स में ग्राफ्स वगैरह मिल रहे हैं बहुत सारे, बट दिस इज इन वन शॉट, सो आई एम डूइंग जस्ट द मेन focus on the formulas and nothing else, okay. Still, after doing all the one shots of this chapter of 12th standard, I'll be doing the topics in detail, okay. This was the second one, and this was the third one. That is depression in freezing point. Depression in freezing point. Freezing point. ठीक है, so this is depression in freezing point. एक चीज रहेगी है यूनिट्स ऑफ केवी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवी यूनिट्स क्या हो जाते हैं, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। कैसे आए, डेल्टा टीबी बाय एम, डेल्टा टीबी को हमेशा क्या लेना है, टीबी को टेम्परेचर को कैसे लेना है, केल्विन में। बट डेल्टा टीबी जो होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर, वो केल्विन में भी सेम होता है और सेल्सियस में भी सेम होता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया तो केल्विन में और सेल्सियस में सेम बात है, बट अगर दोनों अलग अलग नहीं है तो उससे हमने अगर सेल्सियस में तो केल्विन में चेंज करना है। अब इसको आप लिख दो, क्या आ जाएगा जी, इसका आ जाएगा केल्विन बाय केजी, मोल पर केजी आ जाता है, मोल पर केजी, ठीक ठीक है। पर केजी के ऊपर आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल बन जाएगा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ केवी, ठीक है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये भी सेम है, देखो। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस में हम कुछ हमें फ्रीज, ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है।
Freezing point is temperature at which solid and liquid states of substance have same vapor pressure. ऐसी कोई point जिस पे solid का vapor pressure और liquid substance जो होता है उसका vapor pressure क्या हो जाता है जी, same हो जाता है। तो इसमें डेल्टा टी एफ, इसका मैं पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, बिल्कुल इसके जैसा, कोई चेंज नहीं, बस बी की जगह क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है। जब हम किसी भी सब्सटेंस जैसे ना बर्फ जमी हुई थी, उसके ऊपर ये नॉर्मल बर्फ है और उसके ऊपर नमक हमने डाल दिया, तो नमक जब हम डाल देते हैं ना तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इससे ज्यादा, मतलब इसका ज्यादा हो जाता है, इससे जो फ्रीज करने में ज्यादा टाइम लगता है और ये जैसे कहते हैं खुद जाता है, ठीक है, ये खुलना शुरू हो जाता है। इसे अगर हम सॉल्टेड वाटर को करना चाहिए ना फ्रीज, तो ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लोअर पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो प्योर जो होता है मतलब वो ज्यादा हुआ, अब इसे -4 चाहिए और इसे 0 डिग्री चाहिए, तो ये बड़ा हुआ ना, तो ये 0 माइनस -4 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा टी एफ के एफ है, इसका भी नॉर्मल नेम है, और एन जो है वो यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी ही है। के एफ का मैं नेम बता देती हूँ, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये रोकता नहीं है, जिसका नाम है क्रायोस्कोपिक। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये तो हमारा था सारा, ठीक। तो यूनिट्स ऑफ केएफ सेम केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये इसके यूनिट्स, बस डिप्रेशन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में यही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारा लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का। उससे पहले हमारे पास एक आ जाता है एंटी फ्रीज सोल्यूशन, ये इसी का ही पार्ट है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। बड़े बड़े जो शहरों में छोटे छोटे काम होते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन, जैसे बड़े बड़े शहर लाइक स्विट्जरलैंड एंड मोर हिल स्टेशन एंड ऑल, हिल स्टेशन वाली कंट्रीज होते हैं, जो फ्रीजिंग को, जैसे कार्स होते हैं ना, तो कार्स में रेडिएटर्स में क्या डलता है जी, वाटर, ठीक है। तो वाटर टेम्परेचर बहुत लो है, माइनस में जा रहा है, तो वाटर क्या हो जाता है जी, जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला मैं भी बता देती हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, इससे टेम्परेचर लो हो जाता है, इससे क्या होता है, फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूसेस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, रिड्यूस कर देता है, एंड वाटर डज नॉट फ्रीज इन रेडिएटर, फ्री वाटर के अंदर ही मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला CH2OH, CH2OH, ठीक है। दूसरा हम क्या यूज कर लेते हैं, NaCl और CaCl2, ये कहाँ यूज होता है, बड़े बड़े शहरों में सड़कें साफ करने के लिए, जैसे बर्फ गिरती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उसके ऊपर हम ये स्प्रे कर दे, मतलब फेंक देते हैं, तो ये क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये पानी बन जाता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर -4 का टेम्परेचर होगा तो इसे और कम टेम्परेचर चाहिए होगा, लाइक सपोज -8, तो ये फ्रीज नहीं होता, ये वाटर बन जाता है और रोड्स क्या हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं, तो ये हम यूज। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, एंड एक्व सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लेस्ड, जैसे हमारा कोई बीकर है उसके अंदर हमने ऐसे फिसल फलन रख दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, वाटर, ये है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं, SPM। तो वाटर क्या है, लो कंसंट्रेशन में है, शुगर सॉल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये क्या होगा, जो वाटर है ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रेवल करेगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। अगर हम इसको अब हम लिखें डेफिनेशन तो क्या होगी, द फिनोमिनन of flow of solvent, the phenomenon of flow of solvent through SPM, solvent through SPM, SPM from pure solvent, from pure solvent to solution is called, to solution is osmosis, ठीक है, ये osmosis है। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है osmosis और diffusion के बीच में, ठीक है। osmosis और diffusion के बीच में सबसे पहला डिफरेंस इज मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, एंड इसका हो जाएगा हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, ठीक है। इसमें SPM रिक्वायर्ड है, SPM, और इसमें SPM इज नॉट
needed। और यहाँ पर takes, ये हो गया SPM, only movement of solvent molecules, only movement of solvent molecules move, ठीक है, only solvent molecules move, ठीक है। यहाँ पर movement of both solute and solvent, movement of both solute and solvent। अब आगे, ठीक है, solute and solvent। Now this can be stopped and reversed, ठीक है। Diffusion cannot be stopped or reversed, cannot be stopped or reversed। This is only applicable for liquid solutions, this is only applicable for liquid solution, and this is for both liquid and gaseous solution, liquid and gaseous solution, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमने ऑस्मोसिस की बात की थी, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, व्हेन सॉल्यूशन राइजेस टू हाइट h इन थिसिल फनल, लाइक ये हमारे पास है ऐसे, यहाँ पे ऐसे फनल है, और ये SPM है, शुगर सोल्यूशन है, और यहाँ पे नॉर्मल H है, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन राइजेस टू हाइट H, जो ये है, ये हाइट H पे राइज कर जाता है इन थिसिल फनल, द ऑस्मोसिस स्टॉप्स बिकॉज नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by solution will oppose the further inward flow। मतलब जैसे हम होते हैं ना, जैसे खाना इतना खा लिया इसके आगे और नहीं जाएगा, वैसे ही कुछ टाइम के बाद जब स्टॉप कर जाता है ना, इस पे प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर लग जाता है, तो ये मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। उसकी डेफिनेशन, द इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक pressure on solution, hydrostatic pressure on solution due to osmosis of pure solvent, pure solvent into it is called solvent, into it is ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, OP, ओके। तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे डिनोट करते हैं पाई से, ये पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14, इसे डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, C यानी कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, ओके। Here concentration is molarity, R is gas constant, Rydberg's gas constant, okay, and T is temperature। इस पूरी, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, और इस पूरी इक्वेशन को क्या कहते हैं, वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ, अभी हम करेंगे वैन हॉफ फैक्टर, तो इसे वैन हॉफ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बस हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस वगैरह, मतलब डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम उसकी बात कर लेते हैं 3 टाइप के सॉल्यूशंस की, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, hypertonic solution and hypotonic solution, hypertonic and hypotonic, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें जो प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, और ये इक्विमोलर होते हैं, और C1 is equal to C2। Hypertonic solution, a solution having more osmotic pressure than other solution having more osmotic pressure, हाइपर यानी ज्यादा, ठीक है, solution having more osmotic pressure than other solution, ठीक है, solution। तो इसमें क्या हो जाता है, जो सेल होता है तो स्वेल हो जाता है कोई भी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें ये इसका ऑपोजिट होता है, सोल्यूशन हैविंग, ये ऐसे ही सेम, सोल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर, और इसमें स्वेल का ऑपोजिट यानी श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ये हमारा था। एक और बात, इसके अब हम करते हैं डेली लाइफ में क्या होता है, सेलाइन वाटर जो होता है, सेलाइन वाटर जो 0.9%, 0.91%, ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है ह्यूमन ब्लड के। क्या होता है, आइसोटोनिक ह्यूमन ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड के जैसे बिल्कुल सेम होता है। इस कारण हम ये मेडिसिन में मिक्स कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि सेल्स को कोई भी असर ना पड़े, ना वो स्वेल हो, ना वो श्रिंक हो। और जो सॉल्ट वाटर फिशेज होते हैं ना, सॉल्ट वाटर फिशेज, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है।
जो सॉल्ट वाटर फिशेस होती है ना, वो सडनली मर जाती हैं, डाइज व्हेन सडनली ट्रांसफर टू फ्रेश वाटर। क्योंकि देखो सॉल्ट वाटर में है, जैसे ये इनका मतलब फिश मानो, इसमें हाई कंसंट्रेशन हो गया और इधर इनको फ्रेश वाटर में डालेंगे तो इधर लो कंसंट्रेशन हो गया, ये अब लो टू हाई, इसके अंदर पानी चला जाएगा और ये स्वेल कर जाएंगे। स्वेल करने से जैसे नॉर्मल इतनी है तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो वो स्वेल कर जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है, रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। आगे आ जाते हैं पर्सन विद हाई ब्लड प्रेशर, जिनका पर्सन विद हाई बीपी, जिनका विद हाई बीपी, जिनका बीपी ज्यादा बढ़ता है, उन्हें सॉल्ट्स लेने को मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि सॉल्ट्स क्या होता है, जो सॉल्ट्स होती है उसमें ज्यादा होता है कंसेंट्रेशन, और जो हमारा वाटर फ्रॉम सेल, जो सेल के अंदर वाटर होता है उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या होता है, पानी सेल से बाहर आ जाता है। सेल्स क्या होते हैं, जो सेल श्रिंक कर जाते हैं, कर जाते हैं सेल्स, और जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है टिश्यूज में, मतलब फंस जाता है, फिर स्वेलिंग वगैरह उससे हो जाती है, पफिनेस हो जाता है, और इसे एडिमा भी कहते हैं, एडिमा, पफिनेस ऑफ टिश्यूज, ठीक है, स्वेलिंग और पफिनेस। अब हमारे पास आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, पहले हमने पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मतलब जैसे उसे प्रेशर दे, या फिर इसे ये भी कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर, और डिसैलिनेशन ऑफ सलाइन वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ऑफ सी वाटर, ओके, ठीक है। The process of movement of solvent particles through SPM from solution to pure solvent by applying excess pressure, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब हम एक्सेस प्रेशर डालेंगे, चाहिए लो कंसंट्रेशन वाली साइड है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिल्टर पेपर टाइप है ना, तो ये सारा इधर को ट्रांसफर हो जाएगा। बस ये से क्या कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, the process of movement of solvent particles through SPM from solution to pure solvent, from solution to pure solvent by applying excess pressure, by applying excess pressure on solution side is रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पे आप लिख देंगे इस कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये हमारे अब सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि बाकी में जो होता है ना टेम्परेचर काफी चाहिए होता है, ऑस्मोसिस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टेम्परेचर लेके हम कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं abnormal molar masses, abnormal molar masses यानी जब डिसोसिएशन हो जाती है या फिर एसोसिएशन हो जाती है, abnormal molar masses, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर आ जाता है हमारे पास। ये सॉल्यूशन एब्नॉर्मल मोलर मास में क्या हो जाता है, जैसे हमने 150 मोलिक्यूल्स का यूज किया बट वो टूट गए और 300 बन गए, यानी डिसोसिएट हो गए, टूट टूट के, ठीक है, अलग अलग हो गए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना, वो सेम ही आंसर आ पाता है, इस कारण एब्नॉर्मल मोलर मासेस का यूज होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब हम देख लेते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है, ठीक है, तो डिसोसिएशन का मतलब होता है जब कोई टूट जाता है, जैसे ए बी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये ए प्लस अलग हो जाएगा प्लस बी नेगेटिव, ये अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। जैसे यहाँ पे 150 थे, यहाँ पे 150 इसके होगा और 150 इसके होगा, तो ये 300 हो गया ना टोटल में। तो ऐसे खराबी आने के कारण हम एक यूज करते हैं वैन ऑफ फैक्टर, ठीक है। वैन ऑफ फैक्टर क्या होता है, this tells us about extent of association or dissociation, tells us about extent of association or dissociation, association or dissociation, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वैन ऑफ फैक्टर। अब वैन ऑफ फैक्टर क्या होता है, रेशियो भी होती है इसकी आगे, मतलब इसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वैन ऑफ फैक्टर में ना फॉर्मूलाज का यूज होता है, चीजों के इक्वल होता है, लाइक रेशियोज होती है इसमें, ठीक है। आई इज इक्वल टू जैसे नॉर्मल मोलिकुलर मास
मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। नॉर्मल क्या है और जो डिसोसिएट होके जो ऑब्जर्वेशन में आया है वो क्या है, ठीक है। बस यही है इसमें, ठीक है। अगर आपके पास बात कर ले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू नॉर्मल नीचे आ जाएगा और एबनॉर्मल ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एबनॉर्मल है, ठीक है। अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्या है फॉर्मूलाज हैं जो आपको करना है। और ये आई क्या होता है, ये यूनिट लेस। अब हम बढ़ते हैं मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लाइक मॉडिफिकेशन कैसे आती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड सीपी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो बस हमने क्या करना है, ये जैसे है फर्स्ट वन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हम बस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आई को ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक्स बी ये फर्स्ट वन। सेकंड पे आया था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्या था डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एन। थर्ड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, यहाँ पे आई सब में मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और पाए में ऑस्मोटिक प्रेशर में पाए इज इक्वल टू आई सी आर टी। अब हम एक्सप्रेशंस कर लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी डिग्रीज की बात कर लेते हैं। डेरिवेशन ये काफी आ जाती है डिसोसिएशन में। एक और बार जो बेंजीन होता है ना वो ना डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो उसका एन क्या हो जाएगा 2n। अभी हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये याद रखने के लिए एन उसमें क्या हो जाता है जी 2 हो जाता है, ठीक है। उसके डाइमर फॉर्म होते हैं, डाइमर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटिंग 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 बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन। अल्फा क्या होता है, 1 और 0 के बीच में लाई करता है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं रही तो आपको क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। अब ए एन है, जिसे चेंज किया और वापस क्या आ गया एन ए, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, वो आगे है जैसे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने मोल्स थे सी। डिसोसिएट कितने हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। डिसोसिएट होकर अब यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। कितने हो गए बाद में, ये एक्सटेंट बता रहा है ना तो ये हमें बचे हुए बताएगा। और यहाँ पे कितने हैं एन सी, बस यहाँ पे कितने नए फॉर्म हो जाएंगे एन सी अल्फा यानी नंबर ऑफ कितने, ठीक है। तो आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा डिवाइड बाय सी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, जैसे हमने पीछे आई में पढ़ा नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू ये सी सब में से कट हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ये बहुत यूज होता है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ में पूरा मतलब समझा के नहीं कर रही, नॉर्मल बस बेसिक बता रही हूँ ये ऐसे ऐसे होता है। अगर वो समझाया तो बहुत टाइम लगेगा। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटिंग, ठीक है। ये भी अल्फा है, ठीक है। और बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब हम देखें अल्फा वैसे ही लाई करता है किसमें 1 और 0 की एम ए है, तो ये क्या बन जाएगा, कैसे कन्वर्ट होगा ये 1 ए एम, ठीक है। यहाँ पे सी है और यहाँ पे था सी माइनस सी अल्फा यानी कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर सी अल्फा बाय एम कम हो रहे हैं ना, तो आई इज इक्वल टू सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एम बाय सी सब में कट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एम। ये बस हमारा क्या आ गया जी, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। यहाँ हो जाता है हमारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन खत्म। अब लास्ट टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिसमें हम जितने मर्जी डिस्टिलेशन कर ले पर वो अलग नहीं हो पाते, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं जी, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि इथेनॉल और वाटर और नाइट्रिक एसिड और वाटर, ठीक है। अब एजियोट्रोप की हम पहले करते हैं एक डेफिनेशन। एन एजियोट्रोप इज अ मिक्सचर, ये सिर्फ लर्न करने बेसिस इसकी डेफिनेशन है। एंड एन एजियोट्रोप इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर लिक्विड्स
liquids, this is, we here we're talking about only liquids that displays the same concentration even with the displays the same concentration level in the liquid and vapor phase. लिक्विड में भी वैसा और वेपर फेज में भी सेम टू सेम, ठीक है। इस कारण वो डिस्टिलेशन के एक साथ भी चेंज हो पाते हैं, ठीक है। these mixtures can either have these mixtures can either have a lower or higher boiling point of the components, lower or higher boiling points of the components, higher boiling points of the components. अब हमारे पास होते हैं 5 टाइप के एक्सियोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ द components. हमारे पास होते हैं 5 टाइप्स ऑफ एक्सियोट्रोपिक मिक्सचर्स। सबसे पहले हमारे पास 5 टाइप्स, ठीक है। पहला जो होता है हमारे पास होमोजीनियस एजियोट्रोप, होमोजीनियस एजियोट्रोप में सबसे पीछे सबके साथ में एजियोट्रोप में लिख रही हूँ, नॉर्मल बस नेम्स लिखूंगी। हेट्रोजीनियस एजियोट्रोप, उसके बाद बाइनरी एजियोट्रोप, लास्ट sorry not the last maximum boiling point एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ठीक है। और क्या अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज एजियोट्रोप अफेक्ट डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इस पे कोई इसका असर नहीं होता, जैसे वो रिएक्टर फॉर्म में होता है वैसे ही वो उसमें आ जाता है। जैसे डिस्टिलेशन में ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे तो ये जाता है वेपर में भी वैसा और डिस्टिलेशन में भी, मतलब लिक्विड में भी वैसा, तो कोई चेंज नहीं आता। इससे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को अलग करने के लिए हमारे पास सेपरेट, मतलब एक सेपरेट टेक्निक्स हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। आप सीधा याद कर सकते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, उसके बाद आ जाता है प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन, ठीक है जी। ये हमारा ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, तो उसके बाद आता है बाइनरी एजियोट्रोप क्या होता है, ठीक है। इन दोनों की हम डेफिनेशन नहीं करें, बस ये तीनों की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी एजियोट्रोप क्या होता है? बाइनरी एजियोट्रोप इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंटेनिंग टू constituents, बाइनरी एजियोट्रोप, ठीक है, इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंटेनिंग टू constituents। आप इसे ऐसे मत लिख देना कि कंटेनिंग टू constituents। अब बाइनरी एजियोट्रोप इज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मीनिंग तो यही है ना, वो तो खुद से लाइन को बनानी, ठीक है। containing two constituents, एग्जांपल करें तो a mixture of 95% ethanol and 5% H2 यानी वाटर। उसके बाद max boiling azeotrope, मैक्स बोइलिंग एजियोट्रोप कैसा होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। जो क्या होता है, मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिक्सचर होता है शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन के क्या साथ क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एंड boils at a temperature constant slightly higher than the pure one, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर क्या करते हैं, शोज पॉजिटिव डेविएशन, बस इसका उल्टा लिख देना। और सेकंड यहाँ पे हायर है तो यहाँ पे लोअर देन द प्योर वन, लोअर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, 4.5% वाटर एंड 95.5% इथेनॉल, ठीक है। अब व्हाट ड्राइव्स एन एजियोट्रोप, हमारे इज नॉट तो मन क्या वाला काम तो बड़ा काम
So this was the whole about this chapter, and here our one shot is ending. Thank you so much for watching. So much for watching.